तो आपका अपने YouTube चैनल ऑल टाइप कंटेंट में आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि बहुत ज्ञानवर्धक है। बिल्कुल। इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि इस वीडियो के साथ जानकारी और गहरी होती जाएगी। और ये जानकारी ना आज के समय में हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, जब भी हम गुरुग्राम की उन चमचमाती बड़ी बड़ी कांच की इमारतों को देखते हैं हाँ। या फिर मुंबई के उन विशाल घुमावदार फ्लाईओवर्स पर गाड़ी चलाते हैं तो एक पल के लिए लगता है कि बस हमने मंजिल पा ली है। हाँ, बाहर से देखने पर तो एकदम ऐसा ही लगता है ना? हम सोचते हैं कि हम एक बहुत ही आधुनिक और विकसित दुनिया में जी रहे हैं। विकास के बड़े बड़े बिलबोर्ड्स और ये जो स्मार्ट सिटी के विज्ञापन हैं, इन्होंने हमारी आंखों पर एक बहुत ही खूबसूरत पट्टी बांध दी है। सही बात है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। आज हम उस चकाचौंध के पीछे की उस कड़वी सच्चाई को खंगालने वाले हैं जिसे बड़े ही तरीके से हमसे छुपाया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या हम विकास के नाम पर जिस कंक्रीट को अंधाधुंध बिछा रहे हैं, रुको, क्या वही कंक्रीट एक दिन हमें पूरी तरह से डुबो देने वाला है? रुको एक मिनट, इस डेटा पर गौर करो। वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक की एक बेहद गंभीर रिपोर्ट सामने आई है। अच्छा, क्या कहती है वो? उनका अनुमान है कि 2050 तक पूरी दुनिया में जो शहरीकरण का एक भयानक विस्फोट होने वाला है, उसका नेतृत्व सिर्फ 3 देश करेंगे: भारत, चीन और नाइजीरिया। बाप रे। और ये कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है जिस पर हमें गर्व से ताली बजानी चाहिए। ये एक सीधा और बहुत ही खतरनाक सायरन है। हम एक ऐसे जनसांख्यिकीय तूफान की तरफ बढ़ रहे हैं, एक ऐसे डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब की तरफ भाग रहे हैं जिसके लिए हमारा जो बुनियादी ढांचा है वो दूर दूर तक तैयार नहीं है। बिल्कुल। और आज हमारा मिशन ठीक इसी टाइम बॉम्ब की टिक-टिक को डिकोड करना है। हम उन चमकदार गगनचुंबी इमारतों की नींव में पड़ी उन गहरी दरारों को सामने लाएंगे जिन पर कोई बात नहीं करना चाहता, जो बहुत जरूरी है। बेतहाशा विकास और सस्टेनेबिलिटी यानी धारणीयता के बीच जो एक खामोश जंग चल रही है ना, उसकी असली तस्वीर क्या है? लेकिन इस वर्तमान के भारी संकट को, इस घुटन को समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि आखिर हम रास्ता भटके कहाँ। हाँ, ये समझना बहुत क्रिटिकल है। अतीत में हमने ऐसा क्या सही किया था जो आज हम पूरी तरह से भूल चुके हैं? देखिए, अगर हम अतीत के दस्तावेजों और पुराने डिजाइनों को देखें ना, तो ये बात हमें अंदर तक झकझोर देती है कि हमारे पास एक बिल्कुल सटीक और आजमाया हुआ ब्लूप्रिंट था। अच्छा। हाँ, 2600 ईसा पूर्व की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, उनके पास एक ऐसी उन्नत ग्रिड प्रणाली थी जिसने पूरे शहर को एक वैज्ञानिक ढांचे में ढाल रखा था। हाँ, उनकी जल निकासी तो आज भी पढ़ाई जाती है। बिल्कुल। उनका ड्रेनेज सिस्टम इतना लाजवाब था कि आज के हमारे जो आधुनिक इंजीनियर हैं ना, वो भी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्होंने अपनी सड़कें ऐसे अलाइन की थीं कि हवा के प्राकृतिक बहाव से पूरा का पूरा शहर अपने आप ठंडा रहता था। क्या बात है। और आज देखिए, आज हम कांच की ऐसी इमारतें बनाते हैं जो सूरज की गर्मी को सोख कर एक भट्टी बन जाती हैं और फिर उन्हें ठंडा करने के लिए हम सैकड़ों एसी लगा देते हैं, जिससे बाहर का तापमान और भी ज्यादा जानलेवा हो जाता है। बिल्कुल वही हो रहा है। तो मतलब हम तकनीकी रूप से आगे बढ़ने के बजाय असल में पीछे की तरफ गए हैं। 100%। मौर्य और गुप्त काल को ही देख लीजिए। उन्होंने सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं जोड़े, उन्होंने बाकायदा वास्तुशास्त्र का इस्तेमाल किया। पर वास्तुशास्त्र तो लोग सिर्फ दिशाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं ना? नहीं, यही तो गलतफहमी है। उस समय वास्तुशास्त्र का मतलब सिर्फ दिशाओं का अंधविश्वास नहीं था, बल्कि ये प्रकृति, ब्रह्मांडीय सद्भाव और जो लोकल इकोसिस्टम होता है उसके साथ एकीकरण का एक बहुत ही व्यवहारिक विज्ञान था। वे प्रकृति के खिलाफ जाके शहर नहीं बसाते थे, बल्कि वे प्रकृति के बीच एक बैलेंस बनाते थे। और मुगलों के दौर में भी तो कुछ ऐसा ही था ना? हाँ, मुगलों के दौर में शाहजहानाबाद जैसे शहर बने जो कि स्मारकीय अक्ष या मॉन्यूमेंटल एक्सिस का एक उत्कृष्ट उदाहरण थे, शक्ति और योजना का एक बेहतरीन प्रतीक। और आधुनिक दौर के करीब आते आते ये सब अचानक से कैसे बदल गया? वहां हमारे पास पैट्रिक गेट्स जैसे दूरदर्शी योजनाकार थे। उन्होंने कंजर्वेटिव सर्जरी का विचार दिया था। एक मिनट, शहर की योजना में ये कंजर्वेटिव सर्जरी क्या चीज है? मतलब क्या वो शहरों का कोई ऑपरेशन कर रहे थे? एक तरह से हाँ। उनका मानना था कि विकास के नाम पर पूरे के पूरे मोहल्लों पर बुलडोजर चला देना या अंधाधुंध पेड़ काटकर चौड़ी सड़कें बना देना कोई समाधान नहीं है। तो फिर क्या समाधान था? एक अच्छे सर्जन की तरह
शहर में केवल वही सटीक और छोटे बदलाव करने चाहिए जो हवा और रोशनी आने दें, जिससे वहां रहने वाले लोगों का जीवन सुधरे और जो वहां की स्थानीय पारिस्थितिकी है वो बची रहे। हमारे पास सदियों का ये अनमोल ब्लूप्रिंट था ना कि विकास हमेशा लोगों और प्रकृति के अनुकूल होना चाहिए। देखिए, अगर हमारे पास इतना ही शानदार इतिहास था, इतने बड़े बड़े दूरदर्शी लोग थे, हाँ। तो मुझे एक बात समझाइए। हाँ, पूछिए। आज जरा सी बारिश होती है, मतलब महज 1 घंटे की बारिश, और हमारी सड़कें पूरी तरह से तालाब क्यों बन जाती हैं? ये तो है। आज हमारा हर बड़ा शहर एक ऐसे प्रेशर कुकर की तरह क्यों व्यवहार कर रहा है, हाँ। जिसकी सीटी पूरी तरह से जाम हो चुकी है, अंदर का तापमान उबल रहा है, हाँ। और जो किसी भी पल हमारे चेहरों पर फट सकता है। क्योंकि हमने वो बैलेंस खो दिया है। मैं आपको बताता हूँ कैसा क्यों है। क्योंकि जो हम आज देख रहे हैं ना, वो कोई क्रमिक विकास नहीं है, वो एक भयानक जनसांख्यिकीय विस्फोट है। जी। जरा इन आंकड़ों को देखिए। 1901 में भारत की जो शहरी आबादी थी वो केवल 11.4% थी, जो कि बहुत कम है। मतलब लगभग 2.5 करोड़ लोग। ये एक ऐसी संख्या थी जिसे आसानी से संभाला जा सकता था। और फिर वो संतुलन टूटना शुरू हुआ। और बहुत ही बुरी तरह से टूटा। 2011 आते आते ये आंकड़ा उछलकर 31.1% हो गया। ओहो। 37 करोड़ से ज्यादा लोग शहरों में आ गए, और जो अनुमान है कि 2030 तक ये 40% तक पहुंच जाएगा। करोड़ों लोगों का ये रेला आखिर जा कहां रहा है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे अहम बात, अगर हमारे शहर ट्रैफिक से चोक हो चुके हैं, हर जगह पानी भर रहा है, प्रदूषण से हमारा दम घुट रहा है, तो फिर भी हर साल लाखों लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधकर इन दम घोटू शहरों में क्यों आ रहे हैं? इसका मैकेनिज्म क्या है? इस भारी विस्फोट को समझने के लिए ना हमें प्रवास की यांत्रिकी को बहुत गहराई से देखना होगा। प्रवास की यांत्रिकी मतलब मैकेनिक्स ऑफ माइग्रेशन। बिल्कुल। कोई भी इंसान अपना पुश्तैनी घर, अपनी जमीन छोड़कर किसी अजनबी शहर की धूल फांकने यूं ही तो नहीं आ जाता। इसके पीछे 2 बहुत ही ताकतवर फोर्स काम कर रहे हैं, जिन्हें हम पुश और पुल कारक कहते हैं। मतलब गांवों ने धकेल रहे हैं और शहरों ने अपनी तरफ खींच रहे हैं। सटीक शब्दों में बिल्कुल यही हो रहा है। गांव में हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि लोग वहां से भागने को मजबूर हैं। यही वो पुश फैक्टर है। जैसे खेती में नुकसान। हाँ, कृषि से होने वाली आय लगातार गिर रही है, वहां भयानक बेरोजगारी है, मौसम के चक्र बदलने से लगातार प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, और बुनियादी संसाधनों का तो पूरी तरह से अकाल है। तो उनके पास गांव छोड़ने के अलावा जिंदा रहने का कोई विकल्प ही नहीं बचता। सही कहा। और दूसरी तरफ है ये शहर, जो एक विशाल चुंबक की तरह काम कर रहे हैं, जिसे हम पुल फैक्टर कहते हैं। शहर उन्हें एक उम्मीद बेचता है, बेहतर रोजगार, ज्यादा वेतन, बच्चों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं। लेकिन वो सारी उम्मीदें इस शहर की सीमाओं पर आते ही स्लम की हकीकत में बदल जाती है ना? हाँ, लेकिन रुको, यहाँ एक ऐसा आंकड़ा है, एक ऐसा डेटा पॉइंट है जो इस पूरी की पूरी कहानी को एकदम पलट कर रख देता है। ऐसा क्या है जो हम सभी मिस कर रहे हैं? ये एक ऐसा तथ्य है जिस पर सरकारी फाइलों में या प्राइम टाइम बहसों में न शायद ही कभी बात होती है। जब हम पलायन या माइग्रेशन की बात करते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं कि लोग नौकरी या पढ़ाई के लिए शहर आ रहे हैं। सही। हाँ, आमतौर पर तो यही माना जाता है। लेकिन डेटा बताता है कि 49.35% जो महिला प्रवास होता है, उसका मुख्य कारण न तो कोई आर्थिक मजबूरी है, न उच्च वेतन है, और न ही शिक्षा है। तो फिर क्या है? लगभग आधी महिलाओं के विस्थापन का एकमात्र कारण महज विवाह है। क्या बात कर रहे हो? मतलब लाखों महिलाएं हर साल सिर्फ इसलिए विस्थापित होकर शहरों में आ रही हैं क्योंकि उनकी शादी हो रही है। बिल्कुल। और ये हमारी शहरी आबादी के दबाव में एक इतना बड़ा और इतना अदृश्य हिस्सा जोड़ रहा है। हाँ, हम प्रवास को हमेशा सिर्फ और सिर्फ अर्थशास्त्र के चश्मे से देखते हैं। हम सड़कें, पानी और बिजली की योजना बनाते समय ना इस इतने बड़े सामाजिक पहलू को पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। ये लाखों महिलाएं हर साल शहरों में आ रही हैं, वहां के संसाधनों का उपयोग कर रही हैं, लेकिन हमारे नीति निर्माता इस विवाह प्रेरित प्रवास को बुनियादी ढांचे की प्लानिंग का हिस्सा मानते ही नहीं है। और यही वजह है कि हमारा पूरा का पूरा शहरी ढांचा चरमरा रहा है। ये पूरी तरह से ना टॉप हैवी हो गया है। टॉप हैवी से आपका क्या मतलब है? ऐसे समझिए, एक उल्टे पिरामिड की तरह। एक ऐसा पिरामिड जिसका सारा का सारा वजन उसके सबसे ऊपरी और सबसे पतले हिस्से पर टिका है। 2011 के आंकड़ों को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो पता चलता है कि हमारी शहरी आबादी का एक बहुत बड़ा डरावना हिस्सा केवल कुछ गिने चुने महानगरों में सिमट कर रह गया है। हाँ, ये तो है।
53 से अधिक ऐसे शहर हैं जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है, जिन्हें हम मिलियन प्लस सिटीज कहते हैं। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे शहर जो क्लास 1 श्रेणी में आते हैं। और उस उल्टे पिरामिड का निचला हिस्सा, वो तो पूरी तरह से खोखला है। मध्यम और छोटे शहरों का विकास इतना धीमा है ना कि वहाँ कोई रुकना ही नहीं चाहता। वहाँ कोई बड़ा निवेश नहीं है, कोई उद्योग नहीं है। इसका सीधा नतीजा ये है कि सारा का सारा दबाव सीधे इन 53 बड़े शहरों की रीढ़ की हड्डी पर पड़ रहा है, और ये उल्टा पिरामिड अब किसी भी दिन भरभरा कर गिरने वाला है। लेकिन असली खतरा, असली टाइम बॉम्ब उन 53 चमकते शहरों के भीतर नहीं है। तो फिर कहाँ है? असली खतरा वहाँ है जहाँ न सरकार की नजर जाती है और ना ही मीडिया की। जब उन बड़े महानगरों में पैर रखने की भी जगह नहीं बचती, तो ये जो बेतहाशा आबादी आ रही है वो आखिर जाती कहाँ है? अच्छा, यहीं से इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की सबसे खौफनाक सच्चाई सामने आती है। क्या कभी किसी ने फाइलों के नीचे दबे सेंसस टाउन्स यानी जनगणना शहरों के बारे में गहराई से सोचा है? सेंसस टाउन्स? हाँ। मतलब वो अदृश्य शहरीकरण जिसकी कोई बात ही नहीं करता। हाँ, ये वो हिस्सा है जो फाइलों में भूतिया शहरों की तरह दर्ज है, लेकिन ये गोस्ट टाउन्स के बिल्कुल उलट है। गोस्ट टाउन्स में इमारतें होती हैं लेकिन इंसान नहीं होते। यहाँ लाखों इंसान हैं, कंक्रीट का जंगल है, बेतहाशा भीड़ है, लेकिन सरकारी नक्शों पर एक शहर के रूप में इनका कोई वजूद ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? परिभाषा के अनुसार सेंसस टाउन्स वो इलाके हैं जहां जनसंख्या 5000 से अधिक हो चुकी है। 75% से अधिक पुरुष अब खेती नहीं कर रहे, बल्कि गैर कृषि कार्यों में लगे हैं, और जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पार कर चुका है। एक मिनट, लेकिन ये तो पूरी तरह से एक विकसित शहर की परिभाषा है ना? बिल्कुल, लेकिन असली पेंच, असली भयानक सच्चाई ये है कि इन इलाकों में कोई शहरी स्थानीय निकाय यानी यूएलवी या म्युनिसिपैलिटी होती ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो? ये इलाके अभी भी ग्रामीण प्रशासन यानी कि ग्राम पंचायतों के अधीन हैं, और ग्राम पंचायतों के पास ना तो इतना बजट होता है और ना ही वो विशेषज्ञता होती है कि वे एक पूरे शहर को संभाल सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसे इलाके की कल्पना कीजिए जहां 10,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं, लेकिन वहां कूड़ा उठाने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल, कोई नहीं है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर तो वो अभी भी एक गांव है। हाँ। वहां सीवरेज लाइन बिछाने वाला कोई नहीं है, कोई मास्टर प्लान नहीं है, कोई बिल्डिंग कोड लागू करने वाला नहीं है। सटीक। 2011 में अकेले उत्तर प्रदेश में 267 सेंसस टाउन्स थे, बिना किसी योजना के, बिना किसी नियमन के, बस ईंट पर ईंट रखी जा रही है। ये तो एक आपदा को खुलेआम दावत देना है। तो हम मूल रूप से बिना किसी प्रशासन के कंक्रीट के अवैध जंगल खड़े कर रहे हैं, और इसके भयानक परिणाम हम रोज भुगत रहे हैं। बिल्कुल भुगत रहे हैं। ये सिर्फ एक कागजी विफलता नहीं है, ये एक बहुआयामी शहरी संकट है। पर्यावरण के मोर्चे पर देखिए, शहरों के आसपास की जो आर्द्र भूमि थी, जो वेटलैंड्स थे, जो बारिश का पानी सोखते थे ना, उन सब पर कंक्रीट उड़ेल दिया गया है। जब स्पंजी नहीं बचेगा तो शहर तो डूबेंगे ही। हाँ, और बुनियादी ढांचे का पतन देखिए। पीने के साफ पानी की भारी कमी है, जल और वायु प्रदूषण अपने चरम पर है, और ट्रैफिक जाम की तो बात ही छोड़ दीजिए। नाम पर भयानक असमानता की एक बहुत गहरी खाई खोद रहे हैं। 2011 के ही आंकड़े बताते हैं कि हमारी 17% शहरी आबादी मलिन बस्तियों यानी स्लम में रहने को मजबूर है। ये बहुत शर्मनाक है। एक तरफ आसमान छूते चमचमाते पेंट हाउस हैं, और ठीक उनके नीचे ऐसे लोग हैं जिन्हें साफ पानी और अहम एक सुरक्षित शौचालय तक नसीब नहीं है। ये कैसा विकास है? ये तो एक सामाजिक टाइम बॉम्ब है जो हमारे पैरों के ठीक नीचे टिक टिक कर रहा है। इसीलिए अब पुराने ढर्रे पर चलना नामुमकिन है। हमें तत्काल एक संपूर्ण पैराडाइम शिफ्ट यानी दृष्टिकोण में भारी बदलाव की सख्त जरूरत है। पारंपरिक योजना का मॉडल पूरी तरह से दम तोड़ चुका है। पारंपरिक मॉडल से आपका क्या मतलब है? जो हम अब तक करते आ रहे हैं? हाँ, वही। वो मॉडल जिसका फोकस केवल कंक्रीट डालने और निजी वाहनों के लिए चौड़ी सड़कें बनाने पर था। वो मॉडल जो क्षैतिज फैलाव यानी अर्बन स्प्रॉल पर आधारित था। मतलब शहर बरस रेंगते हुए बिना किसी मास्टर प्लान के बाहर की तरफ फैल रहे हैं और खेतों को निगल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये नया पैराडाइम शिफ्ट क्या कहता है? हम इसे रोके कैसे? हमें तत्काल एक सस्टेनेबल योजना यानी संधारणीय योजना की ओर मुड़ना होगा। इसका केंद्र कंक्रीट नहीं बल्कि पारिस्थितिकी
और लोग होने चाहिए। परिवहन में हमें ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पर जोर देना होगा, यानी शहर का विकास सार्वजनिक परिवहन प्रणाली जैसे मेट्रो या बस नेटवर्क के इर्द गिर्द हो। ये तो बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी, शहरों को बेतहाशा फैलाने के बजाय कॉम्पैक्ट और मिश्रित भूमि उपयोग वाले मॉडल अपनाने होंगे। मिश्रित भूमि उपयोग मतलब आपको दूध खरीदने, ऑफिस जाने या बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए 10 किलोमीटर दूर ट्रैफिक में ना फंसना पड़े, सब कुछ एक कॉम्पैक्ट रेडियस में हो। बिल्कुल, वही असली स्मार्ट प्लानिंग है। देखिए, ये सब सुनने में किसी यूटोपिया या बहुत ही आदर्शवादी दुनिया जैसा लगता है। सस्टेनेबल शहर, ट्रांजिट ओरिएंटेड विकास, ठीक है, लेकिन मेरा एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। पूछिए। क्या सिर्फ शहरों को सुधारने से, उनकी सड़कें ठीक करने से काम चलेगा? उस बेतहाशा भीड़ का क्या, जो हर दिन पुश फैक्टर्स की वजह से गांवों से भागकर शहरों की तरफ आ रही है? बहुत सही पॉइंट है। जब तक आप गांवों से उस मजबूरन पलायन को नहीं रोकेंगे ना, तब तक कोई भी शहर इस भारी दबाव को नहीं झेल पाएगा। तुमने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और इसका जवाब केवल शहरों में नहीं बल्कि गांवों में ही छिपा है। वो कैसे? यहीं पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो पूरा मॉडल है, यानी प्रोविजन ऑफ अर्बन अमेनिटीज इन रूरल एरियाज, वो सबसे अहम हो जाता है। गांवों में शहरी सुविधाएं देना? हाँ, लेकिन इसे सिर्फ एक चैरिटी या सब्सिडी मत समझो। लोग सोचते हैं कि गांवों में मनरेगा दे दिया या थोड़ा अनाज दे दिया तो पलायन रुक जाएगा। नहीं, कलाम साहब ने इस अंधे धब्बे को बहुत पहले ही देख लिया था। उनका क्या विजन था? उनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में एक काउंटर मैग्नेट बनाना था। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी स्तर की आय और आधुनिक सुविधाएं उत्पन्न करना, जैसे तेज इंटरनेट, विश्वस्तरीय शिक्षा, बेहतरीन अस्पताल और पक्की सड़कें। अच्छा। अगर एक युवा को अपने गांव के पास ही वो सब कुछ मिल जाए जो उसे शहर में मिलता है, तो वो मजबूर होकर उस टॉप हैवी पिरामिड का हिस्सा क्यों बनेगा? मजबूरन पलायन को रोकने का यही एकमात्र ठोस तरीका है। ठीक है, सिद्धांत अपनी जगह बहुत शानदार है। हमने प्राचीन वास्तुशास्त्र देख लिया, समस्या की जड़ देख ली और ये पूरा मॉडल भी समझ लिया। लेकिन अब जरा कागजों से बाहर निकलकर जमीन पर आते हैं। सरकारी नीतियों के इन भारी भरकम पहियों के अंदर असल में चल क्या रहा है? सरकार ने कई बड़े मिशन लॉन्च किए हैं। बिल्कुल किए हैं। जैसे अमृत योजना, जल आपूर्ति और सीवरेज के कायाकल्प के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जिसके तहत 1.12 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी दी गई है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो कि शहरी गरीबों के कौशल विकास के लिए है, और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन भी तो है, जो 100% स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए है। हाँ, और इन सब के ऊपर ताज की तरह रखा गया है स्मार्ट सिटी मिशन। हाँ, स्मार्ट सिटी, आजकल जिस भी हाईवे से गुजरो इसके बड़े बड़े होर्डिंग दिख जाते हैं, लेकिन इस मिशन के अंदर हकीकत में हो क्या रहा है? देखिए, इस मिशन को लाल फीताशाही से बचाने के लिए ना स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी एसपीवी द्वारा संचालित किया जा रहा है। एसपीवी मतलब नगरपालिका की उन धीमी फाइलों से बाहर निकालकर एक अलग कंपनी बनाकर काम करवाना। बिल्कुल, ताकि त्वरित कार्यान्वयन हो सके, काम जल्दी हो। इसमें डिजिटल एकीकरण पर भारी जोर है, जैसे आईओटी सेंसर, डेटा एनालिटिक्स के जरिए ट्रैफिक और पानी को मैनेज करना, साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग। और इसका एक सबसे दिलचस्प पहलू है परिपत्र अर्थव्यवस्था यानी सर्कुलर इकोनॉमी। ये कचरे से कंचन बनाने वाला सिद्धांत। हाँ, अपशिष्ट को सिर्फ शहर के बाहर किसी लैंडफिल में डंप करने के बजाय उस कचरे को एक संसाधन में बदलना। एक मिनट, अब इस पे जरा गहराई से गौर करो। ये सब आईओटी सेंसर, डेटा एनालिटिक्स, सर्कुलर इकोनॉमी, क्या ये सिर्फ एक बहुत बड़ा तकनीकी दिखावा नहीं है? ऐसा क्यों लगता है आपको? जरा बाहर निकल कर देखो। एक तरफ आप स्मार्ट कैमराज और डेटा की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारी 17% आबादी उन मलिन बस्तियों में रह रही है जहां खुले में नालियां बह रही है। ये सच है। क्या हम हर खंभे पे वाईफाई और सेंसर लगाकर उन लोगों की बुनियादी समस्याओं को भूल सकते हैं? क्या ये सिर्फ एक गहरे सड़ते हुए घाव पर एक बहुत ही महंगी डिजिटल पट्टी बांधने जैसा नहीं है? क्या एक कैमरा टूटी हुई सीवर लाइन को ठीक कर सकता है? ये बहुत ही वाजिब और चुभने वाला सवाल है, और यही सबसे बड़ा डर भी है। अगर स्मार्ट सिटी मिशन केवल तकनीक, सेंसर और एप्स तक सीमित रह गया ना,
और उसने जमीनी स्तर की उस गहरी सामाजिक असमानता को दूर नहीं किया, तो ये इतिहास की एक बहुत बड़ी विफलता होगी। बिल्कुल हो गया। तकनीक सिर्फ एक उपकरण हो सकती है, एक मददगार हो सकती है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात दशकों के कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और उस अदृश्य शहरीकरण को मिटा दे जिसके बारे में हमने अभी बात की। तो फिर इन तमाम दावों, योजनाओं और इस भयानक हकीकत के बीच हम समाधान के तौर पर असल में खड़े कहाँ हैं? अगर हम आज की इस पूरी गहरी इन्वेस्टिगेशन को समेटें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। क्या? भारत का भविष्य केवल कंक्रीट, कांच और सेंसर से लदे इन कुछ तथाकथित स्मार्ट शहरों के निर्माण में नहीं है। तो फिर इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का असली रास्ता क्या है? हमें ग्रामीण शहरी निरंतरता या रूरल अर्बन कंटिन्यूम को मजबूत करना होगा। शहर और गांव को दो अलग-अलग दुश्मनों की तरह देखने के बजाय उन्हें एक इकोसिस्टम मानना होगा। प्रशासन के स्तर पर हमें विकेंद्रीकृत योजना लानी होगी और उन हजारों सेंसस टाउन्स को जल्द से जल्द नगर पालिकाओं में अपग्रेड करना होगा ताकि उन्हें एक वैध प्रशासन और फंड मिल सके। सही बात है। दृष्टिकोण में हमें वापस पैट्रिक गेट्स के पीपल फर्स्ट विकास को अपनाना होगा, जहां इंसान, उसका स्वास्थ्य और उसकी जरूरतें योजना के केंद्र में हों, न कि केवल इमारतें। और पर्यावरण का क्या? और सबसे जरूरी है संतुलन, प्रकृति और तकनीक का संगम। हमें अपने प्राचीन वास्तुशास्त्र के उस व्यवहारिक विज्ञान को आधुनिक रूप में अपनाना होगा, जहां हम विकास तो करें लेकिन प्रकृति के विनाश की कीमत पर नहीं। ये एक बेहद महत्वपूर्ण और गहरी बात है। जो लोग हमें सुन रहे हैं ना, जरा इस पर विचार कीजिए। जब हम अपने भविष्य के शहरों का निर्माण कर रहे हैं तो क्या हम केवल कुछ गिने चुने अमीर लोगों के लिए एक स्वर्ग बना रहे हैं, जबकि बाकी की बहुत बड़ी आबादी को उन चमचमाती इमारतों के साये में हमेशा के लिए अदृश्य कर रहे हैं? सही कहा। असली स्मार्ट शहर वो है जो अपने हर एक नागरिक को सम्मान की जिंदगी दे, चाहे वो सबसे ऊपरी मंजिल के पेंट हाउस में रहता हो या शहर के किनारे बसी किसी झुग्गी में। इस पे गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।